हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एड्स आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आपकी सीयूईटी पीजी फ्री सीरीज जो चल रही है हमारे चैनल पर, उसी के फर्दरेंस में आज हम सॉरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मेजर सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, तो उसी में आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखते हैं कि क्या क्या हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर कर दीजिए जो सीयूईटी पीजी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम अभी देने वाले हैं, और बाकी उन सबके साथ भी शेयर कर सकते हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोविजंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो भी लॉ से एसोसिएटेड एग्जाम्स हैं। और प्लीज अगर आप नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को एंड शेयर इट विद एवरीवन हु नीड्स टू नो दिस। ठीक है, सो सीयूईटी पीजी में आपके कॉन्स्टिट्यूशन से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आते हैं। 2023 में भी 10 सवाल आए थे, 2021 में भी 10 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, पर 2022 में थोड़े से कुछ कम सवाल पूछे गए थे। 2022 में ओनली 7 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, पर फिर भी हम मान के चलते हैं कि 10 क्वेश्चंस तो यहाँ पर आपके आएंगे ही आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सीयूईटी पीजी के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपका क्या क्या रहता है, मोस्टली दो सवाल तो आप मान के चलिए कि मैक्स मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपके फंडामेंटल राइट से आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से आता ही आता है। फिर एक दो क्वेश्चंस जो आपके हैं वो पार्लियामेंट और यूनियन और स्टेट से आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस जुडिशरी से आ जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो आपके हैं वो थोड़े असर्टिव रीजनिंग बेसिस पर आ जाते हैं, बट वो भी फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी से ही एसोसिएटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो एक बार देखना चालू करते हैं। एंड ऑल्सो प्रियम्बल, एक क्वेश्चन आपका प्रियम्बल से भी फॉल कर ही जाता है हर बार। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल आपका इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल के साथ साथ आपको प्रियम्बल के लैंडमार्क जजमेंट्स को भी देखते हुए चलना है। तो आपके केशव नंदा भारती, इन रे बेरुबरी केस, ठीक है, ये दो जजमेंट्स हैं जो प्रियम्बल से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एसोसिएटेड है। जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे साथ में इन दो जजमेंट्स को भी पढ़िएगा। फिर प्रियम्बल के साथ आपका अमेंडमेंट जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक ही बार आज तक प्रियम्बल अमेंड हुआ है, वो अमेंड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब मैं जिस टॉपिक की बात कर रही हूँ उस टॉपिक के साथ साथ आपको उसके लैंडमार्क जजमेंट्स को भी कवर करना ही है, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट से भी एक या दो क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं पार्ट वन पे। पार्ट वन है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल वन, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। प्रियम्बल से भी आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं, ऑलमोस्ट दो बार आए हैं। 2023 में भी आया था एज फार एज आई रिमेम्बर, एंड 2021 में तो आया ही है। 2023 में नहीं आया था, 2021 में आया है आपका प्रियम्बल से क्वेश्चन। ठीक है, फिर आर्टिकल वन से आपका 2023 में क्वेश्चन आया था। तो नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इज आर्टिकल वन। यूनियन दैट इज भारत, यूनियन दैट इज इंडिया, भारत दैट इज इंडिया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इट शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत दैट इज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, या इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कहाँ दिया है? आर्टिकल वन में दिया है। ठीक है, इसके बाद दीज प्रोविजंस यू कैन स्किप। सिटीजनशिप को भी आप छोड़ सकते हैं। सिटीजनशिप में आप सिर्फ आर्टिकल नंबर 11 देख लीजिएगा, दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू रेगुलेट लॉज रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप पर कोई भी लॉ बना सकता है पार्लियामेंट। ये पावर पार्लियामेंट को कहाँ से मिलती है? ये पावर पार्लियामेंट डिराइव करता है फ्रॉम आर्टिकल 11। ठीक, देन अब हम आ जाते हैं पार्ट थ्री, विच इज फंडामेंटल राइट्स। दिस इज आवर स्टार चैप्टर, दिस इज आवर स्टार पार्ट। इसके सारे ही आर्टिकल्स को आपको पढ़ना है, आप किसी भी आर्टिकल को यहाँ पर स्किप नहीं कर सकते। और सारे ही आर्टिकल्स आपको लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपसे कोई भी आर्टिकल पूछा जा सकता है, किसी का भी लैंडमार्क जजमेंट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 12 इज डेफिनेशन ऑफ स्टेट, व्हाट इज स्टेट। इसके एसोसिएटेड लैंडमार्क जजमेंट्स काफी सारे हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा जो जो जजमेंट्स है वो शांताबाई वाले केस से स्टार्ट हो जाते हैं, शांताबाई वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, और हम जाते हैं पूरा आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी तक। और फिर हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला केस है, अजय हसिया वाला केस, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन आर्टिकल 12। देन आर्टिकल 13 में आपको डॉक्ट्रिन्स पढ़नी है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। तीनों ही यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे क्या एप्लीकेबल है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर क्या एप्लीकेबल है, लॉ की डेफिनेशन क्या है,
ये सब यहाँ इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो लास्ट क्लॉज है उसको रीड करिएगा आर्टिकल 368 के साथ। जब आप उसको आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट की बात करता है उसके साथ पढ़ेंगे तो कुछ जजमेंट्स हैं जो काफी रेलेवेंट हो जाते हैं, जैसे कि आपका सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशव नंदा भारती, मिनर्वा मिल्स, वामन राव, तो इन सारे ही जजमेंट्स को आपको इसके साथ पढ़ना होगा। 14 इज योर राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ पर भी आपके जो जजमेंट्स है जैसे ईपी रोयप्पा, नरगीश मिर्जा, डीएस नकारा, ये सारे ही जजमेंट्स आपके यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पर आपके जो रीसेंट जजमेंट्स हैं जैसे कि जो आपका 377 वाला जजमेंट है वो भी यहाँ पर आपके आर्टिकल 14 के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल 15 इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, क्लास, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपका यहाँ पे आपको अमेंडमेंट्स पर भी ध्यान देना है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 15 क्लॉज 4 ऐड करा गया था। फिर उसके बाद कौन सा अमेंडमेंट आया जिसमें 15 क्लॉज 5 आया, फिर 15 क्लॉज 6 जो है वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया। तो यहाँ पर आपको सारे अमेंडमेंट्स भी देखते जाने हैं। जो भी फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सारे ही अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन अमेंडमेंट्स को हमें स्किप नहीं करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका एक बहुत रीसेंट, मतलब नॉट दैट रीसेंट, 2014 का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है नलसा वाला, नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस जजमेंट को देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर काफी सारे मेजर अमेंडमेंट्स हैं, बहुत सारे रिजर्वेशन से एसोसिएटेड केसेस हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। इंदिरा स्वानी एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट, एम नागराज, अशोक कुमार, ये सारे ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो रिजर्वेशन से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो टी देवदासन। ठीक है, तो इन सारे ही जजमेंट्स को आपको आर्टिकल 16 के साथ करना है। आर्टिकल 16 में 16(4), 16(4)A, 16(4)B, 16 क्लॉज 6, ये सब कब ऐड हुआ, ये सारे अमेंडमेंट्स आपको देखने हैं। ठीक, फिर हम आते हैं 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सिर्फ आपको आर्टिकल का नाम भी याद होगा तो चलेगा। 18 इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। यहाँ भी आपको सिर्फ आर्टिकल का नाम याद होगा तो चलेगा। बट ये जो हमने ऊपर पढ़े हैं 12, 13, 14, 15, 16, ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। इनके लैंडमार्क जजमेंट्स आपको पता होने चाहिए। इनमें अगर कोई अमेंडमेंट्स हुए हैं तो वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फिर हम आते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। क्लॉज वाइज आपको याद होना चाहिए। इसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जिससे राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर, क्लॉज एफ से हटाकर उसको आर्टिकल 300A में लेके जाया गया, वो अमेंडमेंट आपको जरूर देखना है। फिर यहाँ पर आपकी जो रेस्ट्रिक्शंस है क्लॉज 2 से लेके क्लॉज 6 तक, यहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्शंस मिलेंगे जो कि रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जाते हैं हमारे राइट टू फ्रीडम्स पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू फॉर्म एसोसिएशंस, टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये जितने भी हमारे फ्रीडम्स हैं इन सब पर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो इम्पोज्ड हैं क्लॉज 2 से लेके क्लॉज 6 तक, तो उनको जरूर देखिएगा। फिर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उनको यहाँ पर जरूर देखिएगा। जैसे आपका बिजॉय मैनुअल वाला जजमेंट है जिसमें बोला था राइट टू स्पीच इंक्लूड्स राइट टू रिमेन साइलेंट। रोमेश थापड़ वाला जजमेंट है जिससे फ्रीडम ऑफ प्रेस आया। ठीक है, इस तरीके के जो भी जजमेंट्स हैं उनको जरूर देखिएगा आर्टिकल 19 के साथ। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 19 भी आपका एग्जाम में आ चुका है, आर्टिकल 20 भी आ चुका है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 आ चुका है आपके पेपर में। आर्टिकल 16 के जो अमेंडमेंट्स हैं स्पेसिफिकली आ चुके हैं। एम नागराज का केस पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये सब आपके हर बार देखने को मिलते ही हैं। आई थिंक आर्टिकल 17 से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, फिर हम आते हैं 20 में, आपको देखना है 20 क्लॉज 1 जो है वो आपका बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की। 20 क्लॉज 2 जो है डबल जेओपार्डी की बात करता है। और 20 क्लॉज 3 जो है वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जैसे सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है। ठीक है, फिर आपके डबल जेओपार्डी से जुड़े हुए भी कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, तो जजमेंट्स को भी थोड़ा सा देखते हुए चलिएगा। डबल जेओपार्डी की जो मैक्सिम है मैक्सिम देख लीजिएगा। ठीक, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें भी बहुत सारे जजमेंट्स हैं, तो जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जैसे आपका मेनका गांधी हो गया, फिर खड़क सिंह वाला जजमेंट है, गोलकनाथ वाला जजमेंट है, इन जजमेंट्स को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा जजमेंट्स नहीं भी देखें तो भी एटलीस्ट मेनका गांधी तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक, फिर आपका राइट टू एजुकेशन, इससे भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। राइट टू एजुकेशन कौन से अमेंडमेंट से आया था, तो 86th अमेंडमेंट एक्ट से आया था। अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा।
ठीक है, कौन से जजमेंट से आया था, तो मोहिनी जैन के जजमेंट से आया था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो थोड़ी आपको देखनी पड़ेंगी। 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, इससे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। फर्स्ट टू क्लॉजेस भी अगर आप इसके पढ़ लेंगे देन ऑल्सो इट इज सफिशिएंट। फर्स्ट टू क्लॉजेस पढ़ लीजिएगा आर्टिकल 22 के। प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले पोर्शन को इफ यू वांट यू कैन स्किप। 23 24 की हेडिंग पढ़ लीजिए, दैट इज सफिशिएंट। 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 25 पढ़ लीजिए। 25 से एसोसिएटेड थोड़े जजमेंट्स देख लीजिएगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे भी काफी जजमेंट्स हैं, काफी असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की जो थ्योरी है उसको काफी इवॉल्व किया गया है। शायरा बानो वाला जजमेंट जिसमें ट्रिपल तलाक को हटाया गया था, फिर इससे पहले आपका जो सेक्शन 125 सीआरपीसी का जजमेंट है ना, तो ये सारे ही जजमेंट्स आपके आर्टिकल 25 के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको भी साथ में देखिएगा। ठीक, फिर ये वाले आर्टिकल्स जो है इनको आप छोड़ सकते हैं। 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, सिर्फ आर्टिकल का नाम अगर आप याद रखेंगे तो काम चलेगा यहाँ पर आपका। फिर हम आ जाते हैं सीधे 32। 32 इंपॉर्टेंट है। 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सा आर्टिकल है जो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स यू अ रेमेडी टू इनफोर्स, रेमेडी टू इनफोर्स फंडामेंटल राइट्स इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, so that is article 32। फिर 33 इंपॉर्टेंट है। 33 पूछा भी जा चुका है कि कहां पर पार्लियामेंट के पास पावर है टू पुट अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज्ड बाय आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स और सच। ठीक है, सो दैट इज आर्टिकल 33, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब हम डीपीएसपी पे आ जाते हैं। डीपीएसपी में आपको अंदर से कुछ भी नहीं पढ़ना है, बट आपको सारे ही आर्टिकल्स के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि आर्टिकल्स के नाम पर सवाल आ जाते हैं। ठीक है, 36 तो डेफिनेशन है, दैट यू कैन लीव। 37 इज इंपॉर्टेंट कि फ्रॉम what is the purpose of DPSP and why is DPSP used? So DPSP is used so that the government while making its policies can consider it. Government जब अपनी policies बना रही है उस टाइम पर गवर्नमेंट को DPSPs कंसिडर करने चाहिए। 38 का नाम देख लीजिए। 39 इंपॉर्टेंट है। 39 का क्लॉज डी जो है उससे काफी बार सवाल आए हैं डायरेक्टली भी, तो आर्टिकल 39 के ए बी सी डी ई एफ जो है उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, 39A इज इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ए, इससे भी आपका क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। 39A जो आपका है ये आपका 2021 में क्वेश्चन आया था आर्टिकल 39A से। ठीक है, तो 39A इज इंपॉर्टेंट कि इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड का प्रिंसिपल कहाँ दिया है। आर्टिकल 40 से भी क्वेश्चन आ चुका है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो है वो डीपीएसपी में कहाँ है। जब हम विलेज पंचायत की बात करते हैं तो पार्ट 9 जो आपका है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 9 में विलेज पंचायत दिया हुआ है। विलेज पंचायत जो है आपका वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी पता होना चाहिए, पार्ट भी पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में है, और उसका जो एसोसिएटेड प्रिंसिपल डीपीएसपी में है वो आर्टिकल 40 है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप ये चाहे तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो आर्टिकल है इसको पढ़ लीजिएगा, मतलब नाम याद रखिएगा। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज्यादा हाइट में है, अभी उत्तराखंड ने नया बनाया है, तो देयर इज अ चांस कि इससे एसोसिएटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़िएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं, जैसे कि शाहबानो बेगम। शाहबानो बेगम जो है वो आपका आर्टिकल 25 में भी जाएगा। ठीक है, तो शाहबानो बेगम और भी एक दो जजमेंट्स हैं जिनमें बोला गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, तो बस उन जजमेंट्स के थोड़े नाम देख लीजिएगा, ज्यादा इन डिटेल पढ़ने की जरूरत यहाँ पर आपको नहीं है। ठीक है, 45 का भी नाम, 46 का नाम, 47 का नाम, सबके आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। ठीक है, इसमें भी जो आपके इंपॉर्टेंट नाम है, ये 50 जो है दिस इज इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कौन से आर्टिकल में है? 50 में है। 51 इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कौन से आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 51 में दिया है। फिर आपका यहाँ पर 48A इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक, और यहाँ पे 44 इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका 39A और 40। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 39 इंपॉर्टेंट है एंड 37 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ दी है? पार्ट 4A में दी है। आर्टिकल 51A है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आई थी? अमेंडमेंट एक्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन से अमेंडमेंट से आई थी। एक बार रीड कर लीजिएगा एटलीस्ट सारी फंडामेंटल ड्यूटीज, जिससे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है,
तो आपको पता हो कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। अगर चार चीजें दी हैं, चार ऑप्शंस दिए हैं, तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट विच वन ऑफ देम इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। ऑलराइट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे यूनियन पर। यूनियन में बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, बट कुछ प्रोविजंस हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। स्टेट को हम छोड़ सकते हैं, बट यूनियन को हम नहीं छोड़ सकते। यूनियन से सवाल आ जाते हैं और सवाल आ सकते हैं। तो 52 विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ है? आर्टिकल 52 में है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन 53 इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु एक्सरसाइजेज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है। 55 आप छोड़ सकते हैं, ये सब आप छोड़ सकते हैं। 61 इज इंपॉर्टेंट, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन आ चुका है सेक्शन आर्टिकल 61 से। क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और वहां पे ऑप्शन थे प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, वाइस प्रेसिडेंट। तो रिमूवल किसका नहीं होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नेवर रिमूव्ड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ओनली बी इम्पीच्ड फ्रॉम हिज पोजिशन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिमूव्ड, ठीक है। देन इसके बाद 63 इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट देख लीजिएगा एक बार, नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ पर 72 आपका इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स। पार्डन्स वगैरह प्रेसिडेंट कैसे ग्रांट कर सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। 72 देख लीजिएगा। फिर 76 इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो वेयर इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 76। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या उसके टास्क होते हैं? कौन अपॉइंट करता है? किसके प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होल्ड करता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस इज इन अंडर आर्टिकल 76, ठीक है। नाउ 79 you should know, which is the constitution of the parliament. How is the parliament created? पार्लियामेंट में कौन कौन होता है? पार्लियामेंट में हाउस ऑफ पीपल होता है, पार्लियामेंट में काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है, एंड पार्लियामेंट में यू हैव प्रेसिडेंट। तो तीन लोगों को मिला के पार्लियामेंट मिलता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। इसके बाद यू नीड टू नो क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशंस क्या है, वो आर्टिकल 84 में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यू कैन लीव ऑल ऑफ दिस, ये नहीं पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। हाँ, ये आपको देखना है 101 वेकेशन ऑफ सीट्स, इससे ऊपर 100 इज जरूरी। 100 में क्या है? कोरम कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कितने लोग जरूरी होते हैं? तो 1/10 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम। अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ कोरम, देयर कैन बी नो मीटिंग इन द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट का कोई भी सेशन, कोई भी मीटिंग कोरम के एब्सेंस में नहीं हो सकती। तो कोरम का प्रोविजन जो है ये आर्टिकल 100 में प्रोवाइडेड है, ठीक है। 101 इज वेकेशन ऑफ सीट्स की अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उसकी सीट वेकेट कब हो जाएगी, दैट इज 101। 102 में कुछ ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं। द पर्सन इज अनसाउंड माइंड, ही हैज टेकन सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, ठीक है। इस तरीके के कुछ कुछ ग्राउंड्स है जो आपको 102 में मिलेंगे। 102 का जो क्लॉज 2 है, that talks about anti defection and is associated with schedule 10 of the constitution। तो schedule 10 कौन से अमेंडमेंट से आया था? 52nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था, तो that also is important, ठीक है। 103 इंपॉर्टेंट है, डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन। कौन लेता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स पर? अगर कोई फाइनल डिसीजन लेना है तो दैट डिसीजन इज ऑलवेज टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की एडवाइस के बेसिस पर यहाँ पर 103 में प्रेसिडेंट अपना डिसीजन लेता है, ठीक है। Then 105 is important, which provides for powers and privileges of the houses of parliament and of the members and their committees, ठीक। 105 से सिर्फ इतना ही पूछेंगे कि where are the powers and privileges of members of parliament provided? It is provided under article 105, ठीक। Then 112 is annual financial statement and 111 देख लो assent to bills, और एक और चीज 109 and 107। 107 provides provisions as to introduction of the bill। अगर कोई बिल है जिस पर डिस्कशन करना है, या कोई बिल है जिसको हमें इंट्रोड्यूस करना है, तो वो बिल कैसे इंट्रोड्यूस होगा
और उस बिल पर कैसे डिस्कशन होगा ये आर्टिकल 107 में प्रोवाइडेड है। कब कोई बिल लैप्स हो जाएगा, कब कोई बिल कंटिन्यू करेगा, दैट इज 107। आर्टिकल 108 बताता है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कहाँ होगी, 108 में होगी। ठीक है, 109 जो है वो स्पेशल प्रोविजन है एज टू मनी बिल्स। बस इतना भी अगर आप याद रख लेंगे कि मनी बिल्स जो है वो कभी भी काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इंट्रोड्यूस नहीं होता, मनी बिल्स इज इंट्रोड्यूस्ड ऑलवेज इन लोकसभा और हाउस ऑफ पीपल। इतना भी अगर आप पढ़ लेंगे 109 में, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट फॉर योर एग्जाम। 111 is assent to bills. Assent to bills is taken by the President of India under Article 111. 112 is एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट कहते हैं। कौन ले डाउन करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इज ऑलवेज लेड डाउन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, ठीक है, this much and then you need to know 121 and 122। 121 क्या कहता है? 121 imposes a restriction on discussion in parliament। Parliament will not discuss the conduct of judges in its proceedings, ये है 121। और 122 इसका just opposite, that judges will not discuss the conduct of parliament or the proceeding of parliament in the courts, ठीक है, except when there is any irregularity। ठीक है, तो 121 एंड 122 पढ़ लीजिएगा। 123 इज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123 के अंदर है। कितने दिनों में ऑर्डिनेंस लैप्स होता है? ऑर्डिनेंस 6 महीने में लैप्स नहीं होता। ऑर्डिनेंस लैप्सेस विद इन 6 वीक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जब वापस आ जाता है उसके 6 हफ्ते खत्म होने के बाद ऑर्डिनेंस लैप्स होता है। ठीक है, दैट इज 123। अब हम आ जाते हैं यूनियन जुडिशरी या फिर सुप्रीम कोर्ट पे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है आर्टिकल 124 के अंदर। आर्टिकल 124 के अंदर आपके सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, फिर जो आपके एनजेएसी वाले प्रोविजंस है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एनजेएसी को कौन से जजमेंट के थ्रू अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा गया था, ये जजमेंट आपको देखना है। फिर जो 3 जजेस केस बोलते हैं, 3 जजेस केस है। 3 जजेस केसेस क्या है? उन 3 जजेस केसेस के नाम देख लीजिएगा और 3 जजेस केसेस में क्या क्या बोला गया था वो देख लीजिएगा। प्लस जो एनजैक वाला केस है जिसमें एनजैक को एक्सक्यूज मी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था, दैट ऑल्सो यू शुड हैव अ लुक एट। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर 129 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट विल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कैन ट्राई फॉर इट्स ओन कंटेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट खुद के कंटेम्प्ट के लिए ट्राई कर सकता है और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। 131 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, और 132 से लेके 134 तक सुप्रीम कोर्ट का एपेलेट जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज 132 में एपेलेट जुरिस्डिक्शन है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। अगर कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो 132 में एपेलेट जुरिस्डिक्शन है। 133 में सिविल केसेस से एपेलेट जुरिस्डिक्शन है और 134 में क्रिमिनल केसेस से एपेलेट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करता है। ठीक है, ये एपेलेट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने के लिए हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट देता है ये लिखते हुए कि एपेलेट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट को एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सर्टिफिकेट इशू होता है आर्टिकल 134A के अंदर। ठीक, स्पेशल लीव पेटिशन का जो आपका प्रोविजन है ये प्रोवाइडेड है आर्टिकल 136 में। स्पेशल लीव टू अपील इंडिया के किसी भी कोर्ट से, कोई भी कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट जज से भी छोटा कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट से स्पेशल लीव अपील, स्पेशल लीव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है। ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से भी लगाई जा सकती है, दैट इज आर्टिकल 136। 137 में सुप्रीम कोर्ट की पावर है फॉर रिव्यू, एंड देन 139A में सुप्रीम कोर्ट की पावर है टू ट्रांसफर। 143 में प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज powers to take the advice of the judge of a supreme court। जज की एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट के जज की एडवाइस ले सकता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ये पावर आर्टिकल 143 में है। इसी को हम सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है दैट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 143। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक द वीडियो बिफोर वी मूव अहेड। ठीक है, ऑल्सो शेयर इट विद पीपल। अगर नहीं किया है अभी तक शेयर तो प्लीज शेयर इट विद पीपल। ठीक है, फिर आपका 145 इज इंपॉर्टेंट विच प्रोवाइड्स फॉर रूल्स ऑफ कोर्ट्स। यहाँ पर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कॉन्सेप्ट है कि 5 जज बेंच बैठेगी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी मैटर सुनने के लिए, दैट इज अंडर 145।
145 also provides that Supreme Court will be an open court. ठीक है, तो ये सारी चीजें 145 में है। फिर 148 का सिर्फ नाम देख लीजिएगा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 148। ठीक, नाउ मूविंग अहेड टू स्टेट्स। स्टेट्स में हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, 153 देख लो बस कि गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स कहाँ पर स्टैब्लिश होते हैं या कहाँ पर गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स दिया हुआ है, तो आर्टिकल 153 में दिया हुआ है। और गवर्नर ऑफ स्टेट की जो पार्डनिंग पावर है वो देख लो, विच इज 161। 161 में गवर्नर ऑफ स्टेट की पार्डनिंग पावर दी हुई है। ठीक, फिर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है। इसके बाद हम सीधे गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है विच इज आर्टिकल 213, सीधे वहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 213 में गवर्नर की पावर है टू मेक ऑर्डिनेंसेस और टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। कैसे प्रोमलगेट करता है गवर्नर ऑर्डिनेंसेस, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है प्रेसिडेंट की और गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में, तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना। अभी तक नहीं आया है कभी ये क्वेश्चन, बट यू नेवर नो, अ क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ठीक, हाई कोर्ट्स पे आ जाते हैं। हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स इज आर्टिकल 214। हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड हाई कोर्ट्स कैन पनिश फॉर देयर कंटेंट इज 215। 216 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट। 216 को छोड़ भी सकते हो, बट 217 देख लेना, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। कैसे अपॉइंटमेंट होता है जजेस ऑफ हाई कोर्ट का, कॉलेजियम के थ्रू होता है। कॉलेजियम में कौन कौन होता है, कॉलेजियम में प्रेसिडेंट होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं, एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होता है, और वो मिलके हाई कोर्ट के किसी जज को अपॉइंट करते हैं। ठीक, then here you should have a look at 226 which is the writ issuing power of the high court। high court की जो power है writ issue करने की, ये जो है this power of high court under article 226 is wider than the power of the supreme court। supreme court सिर्फ constitutional matters के लिए writ issue कर सकता है, but high court जो है high court writ issue कर सकता है आपके किसी भी legal question के लिए। ठीक है, 226 and then 227 is the superintendence power of the high court की high court का एक सुपरिटेंडेंस होगा उसके सारे ही सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर। दिस इज 227। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आर्टिकल 233 बस देख लेना कि वेयर इज अ डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटेड और क्या क्वालिफिकेशन होता है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, दैट इज 233। ठीक है, इसके बाद यू कैन स्किप यूनियन टेरिटरीज, नहीं पढ़ना है। पार्ट 9 पंचायत, पार्ट का नाम याद होना चाहिए, एंड यू शुड नो द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इज 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, Part 9A is municipalities. Municipalities also you should know the part number and you should know the number of amendment. Not 90, I said 90, no, 73rd Constitutional Amendment Act है पंचायत, and 74th Constitutional Amendment Act है municipality। ठीक है, वो 73 है and ये 74th Constitutional Amendment Act है। फिर इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज पार्ट 9B, ये आया है आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट। फिर हम आ जाते हैं पार्ट 11। अब पार्ट 11 का जो चैप्टर 1 है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है आपका सीयूईटी पीजी में फ्रॉम दिस पार्ट। आर्टिकल नंबर्स नहीं पूछे हैं, बट आर्टिकल नंबर्स कभी भी पूछे जा सकते हैं। डॉक्ट्रिन्स पूछे हैं यहाँ पे, कौन कौन सी डॉक्ट्रिन्स होती हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, तो ये सारी ही डॉक्ट्रिन्स पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके आर्टिकल्स हैं 245 इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, 246 इंपॉर्टेंट है, और इस पार्ट को हम पढ़ते हैं शेड्यूल 7 के साथ। ठीक है, जो आपका शेड्यूल 7 है इट प्रोवाइड्स फॉर 3 लिस्ट, 3 लिस्ट देता है, स्टेट लिस्ट, सॉरी सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो तीनों ही लिस्ट में लॉज कैसे बनाए जाते हैं, उनके बीच में बैलेंस कैसे क्रिएट करा जाता है, दैट इज प्रोवाइडेड ओवर हियर। ठीक है, 245 246 पढ़ लीजिएगा, उसके बाद 245 पढ़ लीजिएगा, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन, and 249 also। 249 में council of states can pass a resolution that in a national interest it is necessary that parliament should
excuse me, that parliament should make a law for the state. That is 249. 250 में parliament can make law for the state during times of emergency. ठीक है. Then your 254 is very important. 254 है, यहीं से आपकी doctrine of repugnancy आती है. That what is doctrine of repugnancy, और क्या किसका लॉ प्रिवेल करेगा. अगर पार्लियामेंट का भी एक लॉ एग्जिस्ट कर रहा है और स्टेट का भी एक लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा. ऑल ऑफ दिस इज डिटरमाइंड थ्रू आर्टिकल 254. ठीक है, इसका चैप्टर 2 आप छोड़ सकते हैं. फिर पार्ट 12 जो हमारा आता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स. ठीक है, दिस इससे भी काफी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके सीयूईटी पीजी के पेपर में. 265 से डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है. सो 265 इज योर स्टार. 265 says that tax is not to be imposed save by authority of law. So who can impose taxes? Taxes can be imposed only by the authority of law. That is 265. इसके बाद आपका 269A is important. Levy and collection of goods and service tax in interstate trade or commerce. So IST जो है, IGST जो है, IGST कहाँ कलेक्ट होता है? IGST is collected under Article 269A. Then 279A is important, which talks about GST Council. So this has also been asked. ये सवाल भी आपका आ चुका है कि जीएसटी काउंसिल कहाँ है और जीएसटी काउंसिल की पावर्स कहाँ है. तो जीएसटी काउंसिल एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 279A. जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए. 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपका जीएसटी का प्रोविजन आया था. ठीक है, सो दिस इज योर जीएसटी. फिर 280 में आपका फाइनेंस कमीशन है. फाइनेंस कमीशन को कौन स्टैब्लिश करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन को स्टैब्लिश करता है. 5 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है. ठीक है, तो दिस इज फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280. फिर यहाँ पर नाउ यू नीड टू हैव अ लुक एट 299. 299 contracts by the government or in by the government or against the government and suits and proceedings by or against the government कैसे होंगी? In the name of the government होगी. That is article 299 and 300. Article 300A is also important क्योंकि this was added after removing article 19 clause 1 sub clause F. ठीक है, so article 300A is property right to property जो था, that has been shifted from being a constitutional right to a legal right, or from being a fundamental right to a constitutional right under article 300A. 301 देख लेना. फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स कहाँ पर दिया हुआ है? आर्टिकल 301 में दिया हुआ है. ठीक है, देन कमिंग टू पब्लिक सर्विसेज, आर्टिकल 310 जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है. The doctrine of pleasure flows from Article 310, which talks about tenure of office of persons serving with union or state. So persons serving with union all are always under the pleasure of president, and persons serving under state always hold office under the pleasure of governor. ठीक है, so this is 310. फिर यहाँ पर 312 पढ़ लेना, which is all India services. इसमें ही आपकी all India judicial services का भी concept दिया हुआ है. Then have a look at 315, which is Public Service Commission for Union and States. ठीक है, बस यूपीएससी और स्टेट पीएससी जो है that was Article 315. यहाँ पर बीच में एक सेक्शन एक आर्टिकल हमारा मिस हुआ है, which is Article 239AA. So आर्टिकल जो आपका 239AA है, this talks about National Capital Territory of Delhi. तो इसको अच्छे से पढ़ लेना. मतलब at least you should know the article number and you should know कि what is there in 239AA. ये बात करता है special powers which Union Territory of Delhi has. ठीक है, और इसको add कौन से Constitutional Amendment Act से किया गया था वो भी पढ़ लेना, which this was added through 69th Constitutional Amendment Act. ठीक है, अभी this is very much in this is very much in discussion. That is why इसको पढ़ लेना कि this was added through 69th Constitutional Amendment Act. ठीक, Article 239AA was missed. 323A में administrative tribunals है and 323B में tribunals for other matters है. You just need to know the name. 323A और 323B में tribunals है.
239AA जो है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो स्पेशल प्रोविजन है वो उसमें कंटेंट है। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। इलेक्शंस में 324 हाउ आर इलेक्शंस कंडक्टेड, इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और सबऑर्डिनेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, किस किस का इलेक्शन कंडक्ट कराता है, सबका इलेक्शन यही कंडक्ट कराता है, ठीक है। फिर 326 इज इंपॉर्टेंट विच टॉक्स अबाउट अडल्ट सफरेज। तो अडल्ट सफरेज का कॉन्सेप्ट कहाँ दिया है इंडिया में कि 18 ईयर्स से ऊपर के जो लोग हैं वही आपके वोट डाल सकते हैं, दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 326। ठीक, मूविंग अहेड, स्पेशल प्रोविजंस में, यस स्पेशल प्रोविजंस में से भी आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं सीयूईटी पीजी में। सो 338, 338A, 338B, ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन आ चुके हैं और यही ऑप्शंस थे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कहाँ प्रोवाइडेड है? आर्टिकल 338, 338A, 338B में प्रोवाइडेड है, ठीक है। सिर्फ नाम याद करोगे तो सफिशिएंट है, यू ओनली नीड टू नो द नेम्स। फिर इनकी डेफिनेशंस कहाँ है? 341, 342 एंड 342A। 341 आपको डेफिनेशन देता है शेड्यूल्ड कास्ट की, 342 शेड्यूल्ड ट्राइब की, और 342A जो है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की डेफिनेशन देता है। तीनों की डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस है। कौन डिटरमाइन करेगा शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब? शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन करता है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन करता है। इनकी एक लिस्ट बन जाती है, उस लिस्ट में अगर कभी भी कोई भी चेंज करना होता है तो उस लिस्ट में आपका पार्लियामेंट चेंजेस करता है, ठीक है। यही है आपकी डेफिनेशन में भी, कोई भी कास्ट, ट्राइब, क्लास ऑफ पीपल को शेड्यूल्ड कास्ट की तरह करा जा सकता है, कोई भी ट्राइब, ग्रुप ऑफ ट्राइब्स या फिर किसी कास्ट को बिलोंग करते हुए कुछ लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में डाला जा सकता है। जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, उनको SEBC की कैटेगरी में डाला जा सकता है, ठीक है। दैट इज योर दिस प्रोविजन। Then we come to part 17, which is official languages. Official languages से there is a very less chance कि कभी कुछ आए, but schedule number 8 है आपका। languages आपकी schedule number 8 में दी हुई है। वहाँ total languages कितनी है वो एक बार देख लेना। शायद, I am not sure about this, but I think there are 22 languages. So just have a look at it कि total कितनी languages है। schedule 8 में languages दी हुई हैं और आपका part number 17 है, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज 348 से हमें पता चलती है। इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस देन यू कैन रिमेंबर इट, अदरवाइज इसको छोड़ा भी जा सकता है। नाउ पार्ट 18, इमरजेंसी प्रोविजंस, वेरी इंपॉर्टेंट। 352 यहाँ से आपका क्वेश्चन आ चुका है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कहाँ दिया जाता है? आर्टिकल 352 में दिया जाता है। कौन देता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देता है। और कौन कौन से ग्राउंड्स पे दिया जा सकता है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पर आपका इमरजेंसी का जो प्रोविजन है, नेशनल इमरजेंसी, वो डिक्लेयर की जाती है। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। कितने टाइम तक इमरजेंसी इन ऑपरेशन रह सकती है? तो इमरजेंसी इन ऑपरेशन रहती है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। जैसे ही पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज आ जाते हैं उसके बाद जो आपका इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है वो दोनों हाउसेज के सामने ले डाउन किया जाता है। अगर हाउसेज पास कर देते हैं तो फिर इमरजेंसी एक्सटेंड होती है और 6 महीने तक कंटिन्यू कर सकती है, और इसके कंटिन्यूएशन का भी प्रोक्लेमेशन बार बार पास हो सकता है, ठीक है। फिर 356 इज योर स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी भी प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करता है, ठीक। देन 360 इज योर प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी प्रेसिडेंट ही आपका डिक्लेयर करेगा। यहाँ पर आपका 358 एंड 359 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट ड्यूरिंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, या जब भी इमरजेंसी इंडिया में लगाई जाएगी तो फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल 19 गेट्स सस्पेंडेड। तो फंडामेंटल राइट्स आपकी पूरी की पूरी सस्पेंड होती हैं आर्टिकल 359 में, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। 20 और 21 जो है ये कभी भी सस्पेंड नहीं किए जाते, नो मैटर व्हाट। ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स आर suspended when there is a proclamation of emergency, and article 358 specifically provides कि जो आर्टिकल 19 है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जैसे ही आपकी इमरजेंसी अप्लाई होती है। दूसरे फंडामेंटल राइट्स को अगर आपको सस्पेंड करना है तो आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट का एक ऑर्डर निकलेगा। प्रेसिडेंट ऑर्डर में बोलेगा कि फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड हैं तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगे, बट आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है 358 के अंदर, ठीक है।
मिसलेनियस प्रोविजंस को आप छोड़ सकते हैं। अमेंडमेंट आपका इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 368। हाँ, जब आप इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ेंगे तो एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये पूरा आर्टिकल अच्छे से पढ़िएगा। इससे एसोसिएटेड जो जजमेंट्स हैं जिनके नाम मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद, केशव नंदा, गोलकनाथ, वमन राव, आई आर कोएलो, इन सबको अच्छे से पढ़िएगा। इनको नाइन्थ शेड्यूल केसेस भी कहते हैं। तो नाइन्थ शेड्यूल केस के ऊपर आपका क्वेश्चन आ चुका है, और अमेंडमेंट के ऊपर भी आपके सीयूईटी पीजी में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो नाइन्थ शेड्यूल से एसोसिएटेड जो केसेस हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा। नाइन्थ शेड्यूल क्या है? नाइन्थ शेड्यूल एक प्रोविजन था जो बना, मतलब प्रोविजन है जो बनाया गया था, जिसमें कि अगर आप कोई भी लॉ को अगर नाइन्थ शेड्यूल में रख देते हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। तो इसके ऊपर काफी सारे जजमेंट्स आए थे। अब नाइन्थ शेड्यूल के अंदर भी अगर कोई लॉ है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, तो नाइन्थ शेड्यूल केसेस जो हैं उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। फिर टेम्पररी प्रोविजंस में अगर आप सिर्फ आर्टिकल 370 का नाम याद रखेंगे, 370 वाज टेम्पररी प्रोविजंस रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आपको यहाँ पर देखना है। फिर हमको सीधे देखना है आपका आर्टिकल 393। हाँ, 393 इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 394 में कमेंसमेंट दिया है। डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की? 26 जनवरी। और डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की? 26 नवंबर 1949। डेट ऑफ इनैक्टमेंट आपको मिलती है प्रियम्बल में, और डेट ऑफ कमेंसमेंट आपको मिलती है आर्टिकल 394 में। ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक, फिर शेड्यूल्स आपके जो हैं, आपको सारे ही शेड्यूल्स के नाम याद होने चाहिए। बस 12 ही शेड्यूल्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का नाम होता है। सेकंड शेड्यूल में आपकी ओथ्स वगैरह दी हुई है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की सैलरी क्या होंगी, ये सब जो है ये सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, और फिर जो आपका थर्ड शेड्यूल है इसमें फॉर्म्स और ओथ्स दी हुई हैं। फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स है कि किस स्टेट की काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कितनी सीट्स होंगी। फिफ्थ शेड्यूल जो है ये आपका स्पेशल प्रोविजन देता है फॉर शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सिक्स्थ शेड्यूल जो है यहाँ पर ये याद रखिएगा कि सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की स्टेट्स पर अप्लाई होता है और कहीं अप्लाई नहीं होता। सेवेंथ शेड्यूल जो है आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बताता है। एट्थ शेड्यूल में आपके लैंग्वेजेस हैं। नाइन्थ शेड्यूल जो है इससे एसोसिएटेड बहुत सारे जजमेंट्स हैं। ठीक है, दिस इज वैलिडेशन ऑफ सम एक्ट्स एंड प्रोसीडिंग्स। 11th शेड्यूल आप सॉरी 10th शेड्यूल जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन पे भी अभी काफी सारे जजमेंट्स आते जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। आजकल काफी ज्यादा हाइप्ड अप है ये क्वेश्चन, तो एक बार थोड़े रीसेंट जजमेंट्स इससे एसोसिएटेड देख लीजिएगा, डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। फिर 11th शेड्यूल आपका पंचायत से एसोसिएटेड है। 12th शेड्यूल जो है उसमें म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, बस इतना आपको पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो आपको देखने चाहिए उनके नंबर मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो। ठीक है, फिर आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको देखना है इसके बाद आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही आपका एंटी डिफेक्शन जो शेड्यूल 10 है वो आया था यहाँ से। ठीक है, शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ठीक है, इसके बाद 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है वो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई थी। हाँ, यहाँ पर बीच में आपको एक 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारा गोलकनाथ वाला केस था उसके बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके पार्लियामेंट ने फिर से रीइंस्टेट कर दिया था कि पार्लियामेंट जो है उसकी सुप्रीम पावर है और पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है और उस लॉ का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। इसलिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 69 के बाद यहाँ पर आप सीधे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिससे आपका पंचायत आया है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिससे आपका म्यूनिसिपैलिटीज आया है। फिर आपको यहाँ पर 74th के बाद आपको 77th, हाँ 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 77th, 84 एंड 85, ये जो है आपके तीनों 77, 84 और 85, ये तीनों ही आपके रिजर्वेशन से एसोसिएटेड अमेंडमेंट्स है। ठीक है, रिजर्वेशन लॉ जो आपका है
उससे एसोसिएटेड अमेंडमेंट्स है ये तीनों ही। आर्टिकल 16 में इन तीनों ने अमेंडमेंट लेके आया है, ठीक है। आर्टिकल 16 से जुड़े हुए अमेंडमेंट्स है 77, 84 और 85। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है सीयूईटी पीजी में कि रिजर्वेशन से एसोसिएटेड अमेंडमेंट्स कौन कौन से हैं, और वहां पर ऑप्शन में 77, 84, 85 और आई थिंक 79 दिया हुआ था। तो आपका जो आंसर था वो 79 था, विच इज नॉट एन अमेंडमेंट एसोसिएटेड विद रिजर्वेशन का प्रोविजन, ठीक है। फिर 85 के बाद आपका यहाँ पर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 97 से आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रोविजन आया है, ठीक। हाँ, इसके बाद आपको पढ़ने हैं सारे 101 से लेकर 106 तक जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं। 101 है आपका जीएसटी, 102 जो है उससे आपका कुछ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड कुछ आया था। 106 जो आपका लेटेस्ट अमेंडमेंट है, इससे आपको 1/3 रिजर्वेशन टू वुमेन दिया गया है इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इससे पहले जो आपका 103 आया था उससे आपका इकोनॉमिक रिजर्वेशन आया था, ठीक है। तो ये सारे ही अमेंडमेंट्स आपको देखने हैं, और बस इतना कर लो तो सीयूईटी पीजी का कॉन्स्टिट्यूशन इजीली कवर हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो भी देखा है तो एक क्विक रिवीजन जैसा हो ही गया होगा अगर आपने पहले से पढ़ रखा है कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस वीडियो कैन बी अ क्विक रिवीजन फॉर यू ऑल्सो। एंड इफ यू हैव नॉट स्टडीड तो आज जो हमने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखे हैं उनको बस कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन any classes for law officer exams or for any LLM entrance exams, you want more detailed guidance, ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हो हमारे साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे कोर्सेज। इसके लिए आप toprankers.com पर जाके, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, toprankers.com पर जाके ऑनलाइन कोर्सेज पर क्लिक करके लॉ पीजी प्लस बैंकिंग को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो भी हमारे रनिंग एंड अपकमिंग कोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इफ यू वांट यू कैन वॉच डेमोज एंड यू कैन एनरोल विद अस फॉर मोर डिटेल्ड गाइडेंस, ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करने के लिए और to succeed in your careers. Okay guys, this is it from my side. Please like, share and subscribe if you have not already done that, and happy learning. Take care. Bye bye.